हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 7th ऑफ दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबके लिए भी हम लोग करंट अफेयर्स को इस आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं तो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, किस तरह से आपको ट्रैप किया जा सकता है, किस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। ये सारी चीजों को भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 7 दिसंबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलें, पहला समाचार देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुक फॉलोइंग डिसीजंस इन इट्स लेटेस्ट बाई मंथली मीटिंग। मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के नाम से एक समिति है जो हर 2 महीनों में अपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसमें की डिसीजन लिए जाते हैं अपनी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, उसकी रिसेंटली अभी एक बाई मंथली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो सबसे मेन हाइलाइट्स है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पहला, रेपो रेट केप्ट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर रिकॉर्ड 11th मीटिंग इन अ रो। ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इसको रो होना चाहिए, ROW। तो पहला तो यह है कि जो रेपो रेट है उसको 11वीं मीटिंग में लगातार 10 मीटिंग से जो है अनचेंज रखा गया था 6.5% पे, और 11वीं मीटिंग में भी उसी फैसले पे को जो है कंटिन्यू रखा गया है। 11 मीटिंग्स का मतलब और हर मीटिंग जो है 2 महीनों में होती है, इसका मतलब 22 महीनों से रेपो रेट जो है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया। अब रेपो रेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप कह सकते हैं कि सबसे बेंचमार्क रेट है। इस रेट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि बैंक के जितने भी लोन्स दिए जाएंगे वो किस रेट पर दिए जाएंगे, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है, वो जो इंटरेस्ट देता है आपके जो भी आपने उसमें डिपॉजिट कर रखा है वो उस पर आपको कितना परसेंट ब्याज मिलने वाला है। ये सारी चीजें जो डिसाइड होती हैं वो रेपो रेट के ऊपर डिसाइड होती हैं। और रेपो रेट लगभग 22 महीनों से, यानी कि 1 साल 10 महीनों से लगभग 2 साल होने को आ गए हैं, उस पे 6.5% पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टिका के रखा हुआ है। ये रिकॉर्ड है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि इतने लंबे वक्त तक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। मगर ये लगभग आपका 22 महीने क्या, मोर और लेस आप 24 महीने ही मान लो, 2 साल मान के चलो, लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं और रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट में बदलाव होना ना होना क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये बेंचमार्क रेट है। इस रेट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका जो बैंक है, कोई भी बैंक में आपका खाता वाता होगा, या तो आप उससे लोन लोगे या फिर आप वहां पे अपना डिपॉजिट करोगे। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो कितने रेट पर आपको वो लोन दिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, वो डिसाइड करने में सबसे प्राइम भूमिका रेपो रेट की रहती है। और अगर आपने पैसा डिपॉजिट कर रखा है सेविंग अकाउंट में, एफडी कर रखी है, तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा आपको, अल्टीमेटली वो भी जो है रेपो रेट के ऊपर ही जो है डिपेंड करता है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कैश रिजर्व रेशो CRR कट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 4%। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है वो यह है कि कैश रिजर्व रेशो को 50 बेसिस पॉइंट कट किया गया है और अब इसको 4% पे लेकर आया गया। जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कैश रिजर्व रेशो होता क्या है। देखिए, अगर सपोज कर लें एक बैंक है और उसमें 100 रुपए एक दिन में टोटल जो भी आपका लेन देन हुआ, उसके बाद 100 रुपए जो है उसके पास में कुल मिलाकर जो है बचे हुए हैं, या 100 रुपए जो है उसके पास में टोटल बैलेंस बना हुआ है। अब इन, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैंक है, उसमें 100 रुपए अगर डिपॉजिट में आते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आपको 4% इसमें से CRR रखना है। इसका मतलब इन 100 रुपयों में से 4 रुपए जो है आप अलग निकाल के रख दोगे और इसके ऊपर आप ना तो लोन में दे सकते हो, ना इससे आप जो है सोना खरीद सकते हो, ना इसको किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको बस अलग आपको निकाल के रख देना है। ठीक है जी। तो सपोज कर लीजिए कि 4 की जगह यहाँ पर 24% होता, तो 100 रुपए में से फिर 24 रुपए जो है वो आपको अलग निकाल के रख देना पड़ते और इसका आप फिर कुछ नहीं कर सकते, इसको बस आपको अलग ही रखना होता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब अगर यहाँ पे 24 रुपए आपने निकाल दिए तो फिर 30 लगभग आपके पास में 76 रुपीज बचेंगे लोन में देने के लिए। और यहाँ पे अगर 4 रुपए आपने अलग से निकाल दिए तो फिर इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में 96 रुपीज बचेंगे लोन में देने के लिए। कहने का मतलब यह है कि कैश रिजर्व रेशो जितना ज्यादा हाई होगा, CRR जितना ज्यादा हाई होता है, बैंक के पास में लोन में घुमाने के लिए
उतना ज्यादा पैसा जो है वो कम हो जाता है, और सीआरआर जितना कम होता है बैंक के पास में लोन में घुमाने के लिए पैसा उतना ज्यादा हो जाता है। आप सोच के देखिए, अगर बैंक के पास में बहुत कम पैसा है और उसको उसको लोन में घुमाना है, तो बैंक को भी कुछ ना कुछ तो पैसा भाई कमाना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से आपके पास में 100 रुपए हैं, सब सीआरआर वगैरह काटने के बाद आपके पास 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए जिसने डिपॉजिट किए हैं उसको आपको 6% इंटरेस्ट देना है, इसका मतलब उसको 106 रुपए देना पड़ेंगे। तो आप कम से कम जो है 12% पे लोन दोगे, ताकि आप 112 रुपए कमा सको, तो 6 रुपए सामने वाले को दो, और जो 6 रुपए की आपकी कमाई है उसमें फिर अपने स्टाफ वगैरह की सैलरी और बाकी सारी चीजें करो। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने परसेंट पे लोन दिया जाता है, आपने डिपॉजिट पे उससे कम में जो है उससे कम परसेंट पे जो है आप अपना ब्याज देते हो, या फिर जितना ब्याज आप देते हो डिपॉजिट पे, लोन हमेशा उससे ज्यादा दिया जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास में बहुत कम पैसा है और आपको फिर उसको लोन में देना है, तो क्योंकि आपको भी अपना कुछ बीच में कमाना है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी मनमर्जी से किसी भी इंटरेस्ट पे दे दोगे। आप उस इंटरेस्ट पे दोगे जिसमें आपको जो डिपॉजिट में पैसा देना है ब्याज में, उसके बाद आपके पास में भी कुछ पैसा बचे और उससे फिर आप जो है अपना बैंक चला सको, लोगों की सैलरी वैलरी दे सको, वगैरह वगैरह। तो अगर आपके पास में कम पैसा बचता है लोन में देने के लिए, तो फिर आप उसको हायर इंटरेस्ट में दोगे, और ज्यादा इंटरेस्ट में जब आप लोन देते हो तो जनरली फिर लोन लोग लेने के लिए आते नहीं। बट अगर आपके पास में ज्यादा पैसा है लोन में घुमाने के लिए, तो फिर आप अपना जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम कर देते हो, और इंटरेस्ट का रेट कम कर दोगे तो फिर ज्यादा लोग आपके पास में लोन लेने के लिए आएंगे, और उससे फिर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में, सीआरआर जितना कम होगा, लोन उतना ज्यादा जो है बांटा जाएगा, उतने कम इंटरेस्ट रेट पे बांटा जाएगा, और उतना ज्यादा जो पैसा है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो है उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उल्टा कर दीजिए कि सीआरआर जितना ज्यादा होगा, बैंकों के पास में लोन में घुमाने के लिए पैसा उतना कम हो जाएगा, पैसा जितना कम हो जाएगा आपकी इकोनॉमी की लिक्विडिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होती है, इसका मतलब आप रिसेशन की तरफ में जा रहे हो, आपकी इकोनॉमी खड्डे में जा रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सीआरआर को जो है कम किया गया है, 50 बेसिस पॉइंट से सीआरआर को घटाया गया और 4% पे लाया गया। अब सीआरआर कम हुआ है, इसका मतलब बैंक के पास में घुमाने के लिए लोन में ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है मतलब ज्यादा लोन बांटेगा, इंटरेस्ट के रेट भी कम कर सकता है और आपकी लिक्विडिटी बढ़ सकती है, इससे आपकी इकोनॉमी जो है उसमें पैसा ज्यादा मात्रा में आ जाएगा। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठे हुए लड़कों ने इस बात को रियलाइज किया है कि अपनी इकोनॉमी में अभी लिक्विडिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, टाइट लिक्विडिटी कंडीशन चल रही है। टाइट लिक्विडिटी कंडीशन का मतलब जितनी मात्रा में पैसा अपनी इकोनॉमी में होना चाहिए, पैसा मतलब फ्री फॉर्म में पैसा जो कैश होता है उसकी बात कर रहा हूँ। सोना आपने खरीद के रख दिया या आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया, वो लिक्विडिटी नहीं होती, उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सी बात, पैसा होता है कैश। तो कैश आपकी इकोनॉमी में कम है, इसलिए इस इकोनॉमी में कैश को बढ़ाना जरूरी है। कैश को बढ़ाना जरूरी है, इसका मतलब ज्यादा लोन देना पड़ेंगे, ज्यादा लोन देना पड़ेंगे, इसका मतलब आपको सीआरआर जो है इसको कम करना जरूरी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 50 बेसिस पॉइंट काट के 4.5% से सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो को 4% पे लेकर आया गया। अब ये जैसे ही किया गया है तो इससे होगा ये कि बैंकों के पास में अब 1,16,000 करोड़ रुपया बैंकों के पास में देने के लिए लोन में ज्यादा है, और ये फिर 1,16,000 करोड़ रुपया जब इकोनॉमी में आएगा, तो ये जो टाइट लिक्विडिटी कंडीशन बनी हुई है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से एकदम सॉल्व हो जाएगी, बट फिर भी ये काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगी, ये ईज आउट कर जाएगी। और यही चीज जो है आपको चाहिए, क्योंकि आप ये भी नहीं कर सकते कि एकदम अंटशंट पैसा आप इकोनॉमी में बढ़ा दो और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा ही हो जाए, अंटशंट हो जाए। ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत कम हो जाए, तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश है। मोर और लेस आप उस बैलेंस को बनाने की तरफ या बैलेंस बनाने के रास्ते पर जो है आप आगे बढ़ जाओगे, अगर आपने ये व्यवस्था जो है 1,16,000 करोड़ रुपया, अगर ये 50 बेसिस पॉइंट कटने के चलते ये जो बैंकों के पास में एक्स्ट्रा आ जाएंगे देने के लिए, वो आप अगर इन्फ्यूज करते हो मार्केट में, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। तो सोच के देखिए सीआरआर कितना इंपॉर्टेंट रेट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो ये बाई मंथली मीटिंग हुई है और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं उसके बारे में बातें। अब ये भी सवाल उठता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें कितने लोग होते हैं, कैसे ये सारे फैसले वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी is a body that sets the benchmark interest rate in India. It is responsible for achieving the government's inflation target and is a key part of India's monetary policy. पहली चीज तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो अपने को समझना पड़ेगा, उसके बाद में फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने को समझ में आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपके देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है इसको आप किस नीति के बेसिस पर चलाओगे। प्राइमरीली इसमें ये आता है कि आपके बैंक कितना इंटरेस्ट देते हैं अपने डिपॉजिट पर, और उसमें अलग अलग जो ये
अलग अलग किस्म के जो ये लोन देते हैं वो कितने रेट पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो कैसे काम कर रही हैं, स्टॉक मार्केट आपका कैसे काम कर रहा है, और आपकी जो बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, उन सबको आपको कैसे रेगुलेट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके विकास का फायदा भी पहुंचे, इसमें कोई नुकसान भी ना आए, इसमें ग्रोथ भी हो। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जिस पॉलिसी को बनाया जाता है, या फिर इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए जिस पॉलिसी को बनाया जाता है उसे बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। हिंदी में इसको मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। तो अब ये मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने बना दी तो बना दी, उसके बाद फिर आप वांटेड के सलमान खान हो गए कि एक बार बस कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, वैसा नहीं होता। अगर थोड़े थोड़े वक्त में आपको लगातार इसको रिव्यू करना पड़ता है कि मार्केट में स्थिति कैसी है, पैसा ज्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है, बैंकिंग की स्थिति कैसी चल रही है, बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है या नहीं, कोई सेक्टर ऐसा तो नहीं है जिसमें कोलैप्स की स्थिति बनने को आ गई, या कोई सेक्टर ऐसा हो जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा हो। तो वक्त वक्त पर फिर जो है इस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है, और जो भी फिर उसमें अकॉर्डिंगली बदलाव करने होते हैं वो भी सारे किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये बदलाव कि भाई मॉनेटरी आपकी जो ये बात को एनालाइज करना है कि अपनी इकोनॉमी में भी टाइट लिक्विडिटी कंडीशन है, पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इस बात को समझा, अकॉर्डिंगली आपने फिर सीआरआर में 50 पॉइंट कट कर दिए। उसके बेसिस पे आपने को समझ में आ गया कि 1,16,000 करोड़ रुपया इकोनॉमी में एक्स्ट्रा जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा, तो ये टाइट लिक्विडिटी कंडीशन खत्म हो जाएगी। ऐसे जो वक्त वक्त पे आपको फैसले लेना पड़ते हैं जिससे आपकी इकोनॉमी ठीक चले, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में रेगुलरली जो बदलाव करना पड़ते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। प्राइमरीली इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम यह है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जो कि आपका रेपो रेट है, उसको डिसाइड करना जो है इन लोगों का काम होता है। इसके अलावा सीआरआर हो गया, सीआरआर के अलावा एक और रेट होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं उसे। इसके अलावा बैंकों के से रिलेटेड वेरियस नियम कानून जो बनाने होते हैं, नियम कायदे बनाने होते हैं, उसमें बदलाव करना होता है, वो सारे काम ये लोग करते हैं। बट प्राइमरीली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो काम है वो है कि जो आपका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है इंडिया में, जो आरबीआई का रेपो रेट है, उसको डिसाइड करना, इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में रखना, ये सारी चीजें करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। It is responsible for achieving the government's inflation target and is a key part of India's monetary policy. तो एक तो ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करके आपकी इकोनॉमी जो है उसकी हेल्थ को ये ठीक रखना है। साथ ही साथ इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को ऐसे चलाया जाए कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, भारत में आज की तारीख में इन्फ्लेशन का टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए, और आइडियल ये है कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहे। मतलब ये कि आज इस साल आज की तारीख में किसी चीज का जो भी दाम है, अगले साल ज्यादा से ज्यादा उसका दाम 4% तक बढ़ना चाहिए आइडियली। कम से कम 2% तक बढ़े और ज्यादा से ज्यादा 6% तक बढ़े। आइडियल कंडीशन ये रहेगी कि जो चीज आज 100 में मिल रही है अगले साल वो 104 में मिले, कम से कम वो 102 में मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा वो 106 में मिल सकती है। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको इस बीच में रखा जाए। तो ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है ये सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस सरकार के इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव करने की जिम्मेदारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर आती है। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर चलना है कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो है अचीव किया जाए, चीजों के दाम ना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े ना बहुत ज्यादा तेजी से कम हो, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर आती है। तो अब ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कि काम क्या होता है। अब इसमें होता कौन कौन है उसकी बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज मेड अप ऑफ 6 members, 3 फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट, with RBI governor being the ex officio chairperson of the committee। तो एमपीसी में 6 लोग होते हैं, 3 इसमें आरबीआई के होते हैं और 3 लोगों को गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। प्राइमरीली ये भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो अग्रणी किस्म के लोग होते हैं उन्हीं को इसमें डाला जाता है, मगर 3 लोग सरकार की तरफ से आते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं। इसमें भी एक आदमी जो है वो आरबीआई का गवर्नर है। जो भी व्यक्ति आपका आरबीआई का गवर्नर होगा वो बाय डिफॉल्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हिस्सा होता ही होता है। दूसरी चीज ये कि आरबीआई का गवर्नर इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मतलब जो इंसान आरबीआई का गवर्नर बन गया वो बाय डिफॉल्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन हो जाता है, वो इस कमेटी का हेड हो जाता है। तो एक तो वो हो गया। इसके अलावा आरबीआई से 2 लोग और होते हैं, वो चाहे कोई डिप्यूटी गवर्नर हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, गवर्नर उसको नॉमिनेट कर लेता है। इसके अलावा 3 लड़के जो और आते हैं वो आते हैं सरकार की तरफ से। तो ये याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं और 3 आते हैं आपका सरकार की तरफ से। और ये जो 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं इसमें भी जो गवर्नर होता है बाय डिफॉल्ट वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है कमेटी का बनाया जाता है।
और जो भी व्यक्ति आपका गवर्नर बनेगा वो डायरेक्टली, अलग से उसका नॉमिनेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली जो है एमपीसी का आपका चेयरपर्सन बन जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अगली न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए टू सपोर्ट गगनयान मिशन, यानी कि जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है वो हमारे गगनयान मिशन को सपोर्ट करेगी। समाचार ये है कि यूरोप की स्पेस एजेंसी ने इसरो के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। इस एग्रीमेंट के तहत में गगनयान मिशन जो भारत या इसरो लॉन्च करने वाला है उसको लेकर जो भी आपको ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट चाहिए है उसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी हमारी मदद करेगी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। गगनयान मिशन यहाँ पे लिखा गया है, गगनयान मिशन नहीं लिखा गया। बेसिकली इसरो 4 गगनयान मिशन जो है वो भेजने वाली है। इसमें से जो 3 मिशन रहने वाले हैं वो अनमैन्ड रहेंगे। अनमैन्ड का मतलब यह है कि इसमें हम लोग किसी मनुष्य को नहीं भेजने वाले हैं। 3 हम लोग मिशन भेजेंगे, उसमें हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे, सक्सेसफुली हम वहां पर रख पा रहे हैं, पूरा हमारा जो भी मिशन है वो अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं, वो सब कर चुकने के बाद में फिर जो लास्ट वाला रहेगा, जो 4th मिशन रहेगा हमारा, ये जो वो रहेगा मैन्ड। उसमें हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर जो 4 गगनयान मिशन होने वाले हैं, 3 अनमैन्ड और एक जो मैन्ड रहने वाला है। इन सारे मिशन इन सारे मिशन में हमको जो ग्राउंड सपोर्ट लगेगा, अब आपको अगर कोई कम्युनिकेशन करना है या फिर कोई डाटा अगर सप्लाई किया जा रहा है तो उसमें कई बार आपका जो रिसीवर है जो उन डाटा को रिसीव करेगा वो इंडिया में नहीं हो सकता। तो उसके अगर वो डाटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रिसीवर्स रिसीव करते हैं तो उनसे फिर लेने के लिए या फिर सीमलेसली हमारी कंटिन्यूटी, हमारी जो कनेक्शन है वो बना रहे, कम्युनिकेशन लगातार होता रहे, इन सारी चीजों के लिए जो ग्राउंड सपोर्ट चाहिए है उसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में ये एग्रीमेंट किया गया है ताकि सक्सेसफुली इन सारे ऑपरेशंस को करवाया जा सके। तो ये तो अपनी न्यूज हो गई। अब एक चीज और थी, गगनयान प्रोजेक्ट है क्या? तो गगनयान प्रोजेक्ट में हम लोग बेसिकली हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है उसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर हम अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएं और 3 दिन तक हम उनको वहां पर रखें और उसके बाद में फिर उनको वापस सक्सेसफुली धरती पर लेकर आए। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा का पूरा मिशन है, इसको गगनयान मिशन बोला गया है। ये हमारा गगनयान मिशन है। अब सवाल उठेगा कि ये गगनयान मिशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों आखिर हम लोग साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास में ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी है? इसका जवाब यह है कि एक बार जब ये सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगा, अपने एस्ट्रोनॉट्स को ले जाकर वहां पे रखकर हम लोग जब उनको वापस लेकर आ जाएंगे तो ये शुरुआत होगी हमारे खुद के अपने इंडियन स्पेस स्टेशन की। हमारा जो खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन है उसकी ये शुरुआत होगी और इस स्पेस स्टेशन की मदद से फिर इस स्पेस स्टेशन की मदद से और जो फर्दर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो हम लोग करेंगे। ये हमारा प्लान है और उसके लिए जो है सारी की सारी चीज की जा रही है। तो यहाँ से ये तो अपना समाचार हो गया। अब क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला तो ये कि इसरो ने रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ में ये टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम साइन किया है या फिर ग्राउंड सपोर्ट का प्रोग्राम जो है साइन किया है गगनयान मिशन के लिए? जवाब हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। या फिर ये कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में इसरो ने रिसेंटली एक आपका ये टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम साइन किया है, ये किस मिशन के लिए किया गया है? तो अपने को याद रखना पड़ेगा, गगनयान मिशन के लिए किया गया। एक क्वेश्चन ये कि गगनयान के कुल मिला के कितने मिशन जो हैं वो लॉन्च होने हैं? जवाब हो जाएगा गगनयान के तहत में 4 मिशन लॉन्च होने हैं, 3 अनमैन्ड रहने वाले हैं और एक आपका मैन्ड मिशन रहने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट की गगनयान मिशन में हम लोग कौन सी ऑर्बिट में रहेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। कितने किलोमीटर पे रहेगी वो? तो 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं? 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं। कितने दिनों के लिए भेज रहे हैं? 3 दिनों के लिए भेज रहे हैं। और ये इसके तहत में हम लोग क्या शो करना चाहते हैं? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी। क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम लोग आगे फ्यूचर में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना सकें। तो इतने कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से अपने बनकर आ सकते हैं, अपने को ध्यान रखने हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 will be awarded to former Chilean president and prominent human rights voice Michelle Bachelet। मतलब ये कि एक प्राइज है जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस,
डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर, ये 2024 के लिए जो ये प्राइज है, ये एक देश है साउथ अमेरिका में, चिली, उसकी एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं, इनका जिनका नाम है मिचेल बैचलेट, इनको दिया जा रहा है। और इनको देने के पीछे की वजह यह है कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काफी ज्यादा काम किया है, ना सिर्फ अपने देश में मगर दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को लेकर इन्होंने काफी आवाज उठाई है, और उसका काफी ज्यादा असर भी जो है प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिला है। The prize honors her work to improve gender equality, human rights, democracy and development in different circumstances. Also for her contribution fostering India's relationship with Chile. तो वही बात जो मैं कह रहा था कि क्योंकि ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत काम किया है, जेंडर इक्वालिटी या फिर महिलाओं की कुल मिलाकर जो स्थिति है उसको ठीक करने को लेकर काफी प्रोमिनेंट काम किया है। डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में काफी योगदान रहा है। साउथ अमेरिका में डेमोक्रेसी वगैरह की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। हर कभी या तो वहां पे सिविल वॉर हो जा रहे हैं, या फिर सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, या फिर ये हो जाता है कि मिलिट्री वहां पे टेक ओवर कर लेती है, या फिर इलेक्शंस में फ्रॉड हो जा रहा है। इन सब चीजों के खिलाफ इन्होंने काफी काम किया है, और डेमोक्रेसी ना सिर्फ अपने देश में पर पूरे लैटिन अमेरिका में बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने में इनका एक काफी बड़ा योगदान है। लास्टली भारत की और चिली के जो संबंध है, इनकी प्रेसिडेंसी के वक्त में काफी अच्छे से डेवलप हुए थे। हमारे रिलेशनशिप चिली जैसे देश जो इतना दूर है, मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये लैटिन अमेरिका है, और लैटिन अमेरिका में ये लेंथ आप पकड़ लो, ये रेड कलर से दिखाता है, ये जो लेंथ आप पकड़ लोगे, थोड़ा सा मैं गलत बना रहा हूं, ये जो पतला सा एक पूरा देश बन के आता है, ये चिली देश है, लंबा चौड़ा है इतना, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है। अब ये जो चिली है, इस देश के साथ में भारत के जो संबंध थे उनको सुधारने में काफी बड़ा योगदान प्रेसिडेंट मिचेल बैचलेट का रहा है, और इसलिए इनको ये प्रोग्राम, ये जो अवार्ड है इंदिरा गांधी प्राइज, पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 के लिए दिया जा रहा है। फोटोग्राफ देख लीजिए इनका, ये इनकी फोटो है। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये फलाना फलाना 2024 का जो ये प्राइज है इंदिरा गांधी वाला, पीस एंड डिसआर्मामेंट, ये किसको दिया जा रहा है? तो मिचेल बैचलेट, जो चिली की एक्स प्रेसिडेंट है, ये अपने को याद रखना। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला समाचार देखते हैं। ईपीएफओ विंस ग्लोबल अवार्ड। अपना जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉइज का जो भी पैसा वगैरह कटता है, जिससे फिर बाद में उनका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह दिया जाता है, उसको मैनेज करने वाली जो हमारी संस्था है ईपीएफओ, इसको ग्लोबली एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है और क्यों दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सरकार जो अपने नागरिकों को सरकार जो अपने नागरिकों की जो देखभाल करनी है, उसके लिए जो भी उनको पैसा देती है, मॉनेटरी सपोर्ट करती है, उसको सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है। अब जैसे भारत में पेंशन दी जाती है, प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, इस तरीके की जो दूसरी सुविधाएं, ये सब कुछ सोशल सिक्योरिटी में आती है। ईपीएफओ की जिम्मेदारी है कि जो सारा पैसा एक एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, उसका मैनेजमेंट करना और उसको ऐसी जगहों पे लगाना ताकि इससे रिटर्न्स कुछ बनकर आए। ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी ईपीएफओ की है। तो सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन फॉर गुड प्रैक्टिस एक संस्था है, इसका अवार्ड है एशिया और पैसिफिक के जो देश हैं उन सबके लिए। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी मैनेज करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब में ईपीएफओ को अवार्ड दिया गया। ईपीएफओ को अवार्ड क्यों दिया गया है? उसकी वजह है कि ईपीएफओ 5 ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिन सर्विसेज के चलते ये अपने आप में डिस्टिंग्विश्ड हो जाता है, और इसकी जो फंक्शनिंग है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा बेहतर तरह से ये अपनी सुविधाएं दे पा रहा है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? एफिशिएंट कम्युनिकेशन चैनल्स, एक तो इसके जितने भी ग्राहक हैं या फिर इसके जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन चैनल्स इनके बहुत बढ़िया हैं। इसका नतीजा यह है कि किसी भी तरीके की गलतफहमी नहीं होती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, और अच्छा जो है कस्टमर सपोर्ट ये एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये दे पाते हैं। दूसरा, कंडक्ट ऑफ ई प्रोसीडिंग्स, ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी उसकी कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है और वो बहुत दूर है, आ नहीं सकता, आना जाना बहुत महंगा कहाँ पड़ रहा है, तो उसके लिए फिर इन्होंने ई प्रोसीडिंग्स की व्यवस्था कर रखी है।
और ये भी अपने आप में बहुत यूनिक है। जनरली या तो ये उतना बड़े पैमाने पर बाकी लोगों ने अडॉप्ट किया नहीं या फिर बिल्कुल ही अडॉप्ट नहीं किया। इसके चलते ई प्रोसीडिंग्स भी जो है एक अपने आप में यूनिक सर्विस हो जाती है, जो ईपीएफओ की जो सर्विसेज है इसको एफिशिएंट बनाने में या इसके ओवरऑल कंडक्ट को ज्यादा प्रोफेशनल बनाने में हेल्प करती है। अगला, आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट। अब ये आउटरीच प्रोग्राम इन्होंने बनाया है निधि आपके निकट। इसके चलते वो लोग जो ईपीएफओ से जुड़ने चाहिए बट किसी वजह से नहीं जुड़े हुए, खासतौर पे वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनको जोड़ा जा सकता है किसी तरीके से, और अगर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर किसी या कोई अगर दूसरा तबका हो गया जिसको जोड़ना चाहिए बट उस पर इतना फोकस नहीं किया गया, तो उनके लिए जो एक आउटरीच प्रोग्राम बनाया गया निधि आपके निकट। जिस तरीके से इसके रिजल्ट निकल कर आए हैं, जिसके इसके चलते ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी है, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको भी कंसिडर किया गया। रनिंग मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बहुत से लोग रहते हैं। अब इन सारे लोगों में सबके सब तो हिंदी भाषी है नहीं या फिर सबके सब कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज तो बोलते नहीं, और सबके सब ऐसे भी नहीं है कि अंग्रेजी अच्छे से बोल लें। तो ऐसे लोग जो जो भी उनकी मातृभाषा है आपके कस्टमर्स की, उसी में जो है आप उनको जो है डील करो ताकि वो सही तरह से अपनी बात कह सकें और सही तरह से आप अपनी बात उन तक पहुंचा सको। इसके लिए जो ये मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं इसकी भी तारीफ की गई है। एंड लास्टली, इनिशिएटिव प्रयास फॉर पेंशन ऑर्डर डिलीवरी। एक प्रयास के नाम से इनिशिएटिव चालू किया गया है जिसमें आपका पेंशन ऑर्डर की डिलीवरी आपके घर पर हो जाती है। वो तामझाम आपको करना नहीं पड़ते जो पहले करना पड़ते थे पेंशन शुरू कराने के लिए, पेंशन ऑर्डर इशू कराने के लिए। ये सारी चीजें भी जो है ईपीएफओ को अपने आप में यूनिक बनाती हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड इसको दिया गया। तो सवाल यही बनेगा कि ईपीएफओ को कौन सा अवार्ड मिला है। नाम याद रखिएगा, किस लिए मिला है, तो इन 5 सर्विसेज के लिए मिला है। बस इससे ज्यादा इससे अपने काम का कुछ और है नहीं। आएगा यहाँ से तो मैक्स टू मैक्स एक आपका एमसीक्यू ही आएगा, इसके अलावा यहाँ से कुछ और नहीं पूछा जाएगा। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगले समाचार में हमको आरबीआई की एक नए इनिशिएटिव के बारे में बात करनी है। आरबीआई म्यूल हंटर टू प्रिवेंट डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नई व्यवस्था शुरू करी है, एक नया सोल्यूशन वो लेकर आए हैं जिसका नाम है म्यूल हंटर। आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड डिजिटल सोल्यूशन म्यूल हंटर टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट डिजिटल फ्रॉड थ्रू द यूज ऑफ म्यूल अकाउंट्स। ये समाचार समझाने के पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि म्यूल अकाउंट्स क्या होता है, तब आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई ड्राइवर है, कोई एक गार्डनर है और कोई एक डोमेस्टिक हेल्प है, कोई एक सर्वेंट है। या तो मैंने इन तीनों को नौकरी पे रखते वक्त में इनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे और इनको पता नहीं है मगर इनके नाम से मैंने 3 अकाउंट खुलवा रखे हैं, या फिर यह है कि मैंने इन तीनों के अकाउंट, जो भी इनके तीनों अकाउंट्स है इनके अपने खुद के खुले हुए थे बट मैंने उनका एक्सेस ले रखा है, या तो इनको पता नहीं है या किसी बहाने किसी तरह से अगर मेरे को इनके अकाउंट्स का एक्सेस। बात को समझिएगा, एक तो यह है कि इनको मैंने नौकरी पे रखते वक्त में कोई इनसे डॉक्यूमेंट लिया था और उसकी मदद से मैंने इनके नाम से अकाउंट खुलवा लिया बैंक में और इनको पता भी नहीं, या फिर अगर उनको पता भी है कि इनके कोई बैंक अकाउंट है तो उसका कंट्रोल मेरे पास है। अब उस बैंक अकाउंट में कितना पैसा डालना है, कितना पैसा निकालना है, इन अकाउंट्स में पैसा डाल के किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या फिर किसी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके कितना इस अकाउंट में लाना है, ये सब मैं कर रहा हूँ, इनको अभी अतः पता ही नहीं है। तो मगर बेसिकली सारा का सारा ट्रांजेक्शन हो इनके नाम पे रहा है, तो अगर कल को कोई अगर इश्यूज बनेंगे तो इनके ऊपर बात आएगी, मेरे ऊपर वो बात नहीं आएगी। तो इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं इनको बोला जाता है म्यूल अकाउंट्स। म्यूल का मतलब होता है खच्चर जो आपका बोझ ढोता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस तरीके के किसी के अकाउंट्स रख रहा हूँ अपने पास में, तो मैं या फिर मैं किसी के नाम से अकाउंट खुलवा रहा हूँ, तो मैं धर्मदान तो कर नहीं रहूंगा उसमें, फिर मैं कोई ना कोई फ्रॉड ही कर रहा हूँ। अब वो किसी भी तरीके का बैंकिंग फ्रॉड हो, कुछ भी हो, मगर जो भी गलत सलत काम करने के लिए अभी बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल, इनके नाम से बनाए गए जो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको बोला जाता है म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स का सबसे गलत इस्तेमाल हुआ था नोटबंदी के वक्त में। कई सारे लोगों ने अपने पैसे जो है इस तरीके के बहुत से छोटे छोटे लोगों के अकाउंट में डलवाए और उसके बाद में फिर उनको जो है नए नोटों के रूप में इन्हीं के अकाउंट से निकलवा लिया और थोड़ा बहुत उनको कमीशन दे दिया। इस तरीके से सरकार को टू अ गुड एक्सटेंट अच्छा खासा चूना लग गया था। तो ये म्यूल अकाउंट जो है इस तरीके की चीजें करने में इस्तेमाल होता है। अब रिसेंटली म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है बैंकिंग फ्रॉड के लिए। आपके पास फोन आएगा कि भाई फलानी चीज आपकी जो है दिक्कत में है, ठिकानी चीज दिक्कत में है, इस लिंक
को आप क्लिक करिए, कुछ करिए इस तरह से, या इतना पैसा ट्रांसफर करिए। और इस तरीके के जो भी आपके फ्रॉड्स वगैरह किए जा रहे हैं उसमें म्यूल अकाउंट्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई ने एक नया डिजिटल सोल्यूशन निकाला है जिसका नाम है म्यूल हंटर। और ये म्यूल हंटर एक तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है और मशीन लर्निंग पे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता है एआई क्या होता है। मशीन लर्निंग का मतलब जैसे जैसे इसमें इसका इस्तेमाल करते जाओगे तो वो डाटा की मदद से खुद लर्न करता चला जाएगा, सीखता चला जाएगा। उसके बेसिस पर ये डिजिटल सोल्यूशन बनाया गया। Mule Hunter will use databases from all banks and all other payment system operators. Its AI-enabled engine will be trained to identify frauds much more efficiently in the financial system. तो एक चीज जो Mule Hunter करेगा, जितने भी बैंकों के जितने भी अकाउंट्स का डाटाबेस है वो, और इसके अलावा जितने भी दूसरे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन सबका जो डाटाबेस है ये उसको एक्सेस करेगा। प्लस अपने एआई फीचर की मदद से और अपनी मशीन लर्निंग की मदद से ये ज्यादा एफिशिएंटली पकड़ सकता है कि भाई कौन से अकाउंट जो है उनमें से फ्रॉड हो रहा है या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को जो है चूना लगाया जा रहा है। अब यहां से उन पर्टिकुलर अकाउंट्स को ये रेड फ्लैग कर देगा। एक बार जब उन अकाउंट्स को फ्लैग कर दिया गया है तो फिर आरबीआई वाले जो है उनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर इसने फ्लैग कर दिया तो किसी को जाके पकड़ तो सकते नहीं हो, मशीन से भी गलती हो सकती है। एक बार ये रेड फ्लैग कर देगा तो फिर उन सारे अकाउंट्स को जिनको फ्लैग किया गया उनका एनालिसिस होगा और उसके बाद में फिर आपके जो भी ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये फ्रॉड हो रहा है या फिर इसने कुछ एरर किया है, और अकॉर्डिंगली फिर आप जो है उसके बाद अपने जो भी एक्शंस वगैरह लेने हैं वो लोगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा आपका ये जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल सोल्यूशन है म्यूल हंटर जिसका नाम है, ये काम करता है। अब यहाँ से 2-3 सवाल बनते हैं। सबसे पहला तो ये कि म्यूल अकाउंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, ये जो म्यूल हंटर है वो किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये किस तरीके का सोल्यूशन है? डिजिटल सोल्यूशन है। किसके ऊपर बेस्ड है? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। क्या करता है? डिजिटल फ्रॉड को रोकता है। किस तरह से रोकता है वो भी अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आरबीआई हैज डिसाइडेड to permit small finance banks to extend pre-sanctioned credit lines through UPI. It will further deepen financial inclusion and enhance formal credit, particularly for new to credit customers. मतलब ये कि आरबीआई ने यह फैसला किया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इनको ये इजाजत दी जाए कि पहले से अगर किसी को कोई क्रेडिट लाइन या फिर कोई अगर लोन इशू कर दिया गया है, अगर लोन किसी को इशू कर दिया गया है तो वो लोन आप सामने वाले को यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा करने के पीछे की वजह यह है कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो फैलेगा ज्यादा बेहतर तरीके से। जैसे कि अगर आपने लोन लिया है तो कायदे से होता यह है कि लोन का जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक में आ जाता है और फिर उसकी और भी एक तो फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं। मगर अगर अब यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है कि भाई आपका जो भी लोन वगैरह आपने फिर आपने जो एक तो लोन की जो फॉर्मेलिटीज है तो उनको कम किया जाएगा, और एक बार लोन अगर आपका सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद में वो डायरेक्ट आपको यूपीआई से आपके खाते में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया की जा रही है इससे होगा ये कि आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और खास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार लोन लिया है, जो पहली बार न्यू टू क्रेडिट कस्टमर बने हैं, जो बहुत ही एकदम कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर एकदम दूर दराज के एकदम रिमोट इलाकों के लोग हैं, आपके ट्राइबल्स हैं, इस तरीके के लोग जो हैं जो एकदम कटे हुए हैं समाज से, उनको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन देना और उनको फिर ये फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर में लाना ज्यादा आसान हो जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये यूपीआई के थ्रू पहले से जो सैंक्शन क्रेडिट लाइंस हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की खासियत भी यही है कि ये लोग खास ये सारे के सारे बैंक्स जो आपका ऐसा तबका है जिसमें जो एकदम वांछित किस्म के लोग आते हैं, या फिर समाज का ऐसा तबका काफी गरीब किस्म के लोग, या फिर जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं है, बहुत छोटे अगर व्यापारी होगा, इस तरीके के लोगों की जो नीड्स है उनको केटर करने के लिए जो बैंक्स बनाए गए, और एकदम दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं जनरली अपनी या तो ब्रांचेस खोलते नहीं है या फिर वहां पर उनके पास उतना बिजनेस नहीं आता, इस तरीके या फिर वो प्रॉफिट में नहीं रहते, इस तरीके की जगहों पर ये बैंक्स वगैरह को खोला गया है और इनकी मदद से काम करवाया जा रहा है। तो ये स्मॉल जो आपके फाइनेंस बैंक्स हैं इनको ये परमिशन दी गई है। अब ये परमिशन क्यों दी गई है इसके पीछे एक थोड़ा बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी समझते हैं। सितंबर 2023 में scope of UPI was expanded by enabling pre-sanctioned credit lines to be linked through UPI। मतलब 2023 में ये फैसला किया गया था कि यूपीआई का जो स्कोप है उसको और बढ़ाया जाए, और पहले से अगर कोई प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन है
या फिर कोई अगर आपने लोन वगैरह डिसाइड किया है देने के लिए तो उसको यूपीआई के थ्रू दिया जा सकता है एंड यूज इट एज अ फंडिंग अकाउंट बाय कमर्शियल बैंक्स, या फिर कमर्शियल अकाउंट से या कहीं से भी आपने कुछ फंडिंग वगैरह लिए तो यूपीआई के थ्रू आपको ट्रांसफर कर सकते हो। बट इट एक्सक्लूडेड पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड आरआरबीज। तो अब ये जो पूरा का पूरा फैसला लिया गया कि यूपीआई की मदद से आप जो है आपके प्री अगर आपने सैंक्शन करके कर दिए गए क्रेडिट क्रेडिट लाइंस वगैरह या लोन्स वगैरह तो उसको आप यूपीआई की मदद से ट्रांसफर कर सकते हो, लमसम अमाउंट एक बार में भेजा जा सकता है। जनरली यूपीआई के ऊपर लिमिट है 1 लाख रुपए तक की, मगर वो वन फॉर मंथ्स इन अ वाइल उसको आप फोरगो कर सकते हो ये। मगर आपके जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस तरीके के बैंक्स के लिए ये बात लागू थी। इस पूरी की पूरी फैसले से जो आपके पेमेंट बैंक्स थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे, रीजनल रूरल बैंक्स थे, उनको बाहर रखा गया था। अब फैसला ये किया गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि स्मॉल फाइनेंस बैंक की मदद से जो एकदम आपका लोअर मिडिल क्लास या फिर एकदम गरीब तबका है उसको भी इसका फायदा मिल सके, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक तो फाइनेंशियल आप सिस्टम के साथ में जोड़ सको, प्लस उनका एक एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा फास्ट और अच्छा रहे, जिससे कि उनको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके आपका फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बने रहने में। तो अब ये जो है स्मॉल फाइनेंशियल फाइनेंस बैंक की मदद से किया जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स leverage on high tech low cost modules to reach last mile customer and can play enabling role in expanding credit reach of credit to UPI। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ में क्यों किया जा रहा है? वजह यह है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर एकदम आखिरी आदमी तक पहुंच रहे हैं, जहां पर आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक और इस तरीके के बैंक शायद अभी पहुंचने की स्थिति में नहीं है, या फिर वो पहुंचना चाह नहीं रहे हैं, वो उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के कस्टमर्स को क्योंकि ये लोग टारगेट करते हैं और एकदम आखिरी बंदे तक जो मुख्य धारा के में एकदम आखिरी में बैठा हुआ व्यक्ति है वहां तक क्योंकि ये पहुंच रहे हैं, इसलिए इनकी मदद से एक तो हम लोग उन लोगों को यूपीआई से जोड़ सकते हैं, उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं, क्रेडिट वगैरह उनको जो है वो फास्टली डिलीवर करवा सकते हैं और उनको मुख्यधारा का हिस्सा बना सकते हैं, उनका विकास में हम लोग एक अच्छा योगदान अदा कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह को ये सारी चीजें करने का पावर दिया जा रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। चले आगे बढ़ते हैं।